आइए, नमस्कार। फिर से स्वागत है आपका ज्योग्राफी क्लास में। देखिए, ज्योग्राफी क्लास थोड़ी सी ब्रेक होके लग रही है, लेकिन जितने भी सारे टॉपिक हमने किए हैं उसमें सिस्टमेटिक आप लोग देख लीजिए। बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे टॉपिक हमने किए हैं आपके साथ। अब ये जो टॉपिक है, रुक जाइए, मुझे चैट ऑन कर लेने दीजिए। चलिए, चैट ऑन हो गया है। अब देखते हैं। देखिए, हमने पिछली क्लास में ओशनिक टेम्परेचर किया था, आज करेंगे ओशनिक सैलिनिटी। ओशियनिक सैलिनिटी, समुद्री लवणता। इस टॉपिक का नाम है समुद्री लवणता। आइए, तो समुद्री लवणता शुरू करते हैं, ओशनिक सैलिनिटी शुरू करते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और कमलेश, आइए। देखिए, ओशियन सैलिनिटी में सबसे पहले देखिए, समुद्र में जो लवणता है उसके बारे में देखना है कि क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो आइए, सबसे पहले देखिए सैलिनिटी को। पिछली क्लास में जो फिगर हमने बनाया था उस फिगर को फिर से हम ड्रॉ करते हैं। ये एक छोटा टॉपिक है। देखिए, पिछली क्लास में हमने आपको क्या कहा था कि ये जो समुद्र है इसका स्ट्रक्चर्स, जो स्नेक स्ट्रक्चर्स हमने बताए थे, उसमें हमने समुद्र के सारे भागों को दिखाया था। समुद्र के सारे भाग को दिखाया था, जिसमें आपको याद होगा कि जो सबसे पहले का लेयर होता है, यानी कोस्ट के बाद का समुद्र का जो अंदर का पार्ट होता है, उसको कहते हैं कॉन्टिनेंटल सेल्फ। याद होगा आपको, कॉन्टिनेंटल सेल्फ कहते हैं उसको। कॉन्टिनेंटल सेल्फ यानी महाद्वीपीय मग्न तट, याद होगा आपको। उसके बाद कॉन्टिनेंटल स्लोप बताया था, महाद्वीपीय ढाल बताया था आपको। महाद्वीपीय ढाल के बाद याद होगा आपको ट्रेंच का के बारे में बताया था, ओशनिक ट्रेंच के बारे में बताया था। ओशनिक ट्रेंच के बाद ओशनिक प्लेन बताया था, फिर रिज बताया था, ओशनिक रिज। तो ये सब आपको याद होगा। उसके बाद मैंने टेम्परेचर का जिक्र किया था। तो टेम्परेचर, आज है सैलिनिटी। तो मुझे बताइए, ये जो समुद्र है इसका जो पानी है ये खारा है या फिर मीठा पानी है? तो आप कहेंगे सर खारा पानी है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो खारापन है ये आया कहाँ से, अगर मैं कहूँ कि समुद्र का जो खारापन है ये कहाँ से आया, आपको याद होगा सबसे पहला टॉपिक हमने आपको जब बताया था कि महाद्वीप सर्वप्रथम एक ही महाद्वीप के रूप में हुआ करता था, पैंजिया, और एक बहुत महासागर हुआ करता था जिसका नाम क्या था, पैंथालासा। तो उस समय जो पैंथालासा था उसमें इतना ज़्यादा सैलिनिटी नहीं था जितना आज है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये सैलिनिटी बढ़ कैसे गया, तो मुझे बताइए, कोई भी नदी अगर गिरती है लास्ट में तो कहाँ गिरती है? जैसे मैंने कहा कि पहला महाद्वीप था पैंजिया, तो पैंजिया से बहुत सारी नदियां गिरती थी पैंथालासा में। तो पैंथालासा ही बहुत सारे महासागरों में बन गया, टूट के अलग अलग बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स बन गए थे। तो ये सब अगर आपने
नहीं जाना है तो पहले वाले चैप्टर को जाके देखिए, जिसमें हमने आपको समझाया था, जो आंतरिक संरचना पृथ्वी का बताया था, उससे पहले हमने आपको इसको बताया था। उसमें जाके आप एक बार फिर से देखिए, उसमें आप देखेंगे तो पता चलेगा कि जो समुद्र का सबसे पहला जो भाग था उसको पैंथालासा कहते हैं। तो पैंथालासा जो था उतना ज़्यादा नमकीन नहीं था जितना आज है। तो इसका मुख्य कारण है ड्रेनेज सिस्टम, यानी नदियों ने हजारों साल में गिरकर समुद्र में नमक को बढ़ा दिया। ये नमक कहाँ से आया? तो चट्टानों में बहुत सारे सॉल्ट होते हैं, वो घुल के पानी में फिर लास्ट में गिर जाते हैं समुद्र में। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ये जो समुद्र है इसमें इसमें लवणता कितनी है, तो याद रखिएगा लवणता का जो मेजरमेंट किया जाता है, जो सैलिनिटी या लवणता अगर आपसे पूछा जाता है, सैलिनिटी अगर आपसे पूछा जाता है तो सैलिनिटी औसत अगर आपसे पूछा जाए तो 3.5% है। 3.5% का मतलब क्या होता है? तो 1000 ग्राम पानी में कितना नमक है? तो 1000 ग्राम पानी में अगर लेंगे तो ये 35 ग्राम नमक है। इसका मतलब अगर लगभग 1 लीटर पानी में 35 ग्राम नमक है तो अगर परसेंटेज निकालेंगे तो कितना होगा? 3.5 होगा। यानी लवणता समुद्र में कितना परसेंट है? तो 3.5% है। तो अगर आपसे पूछा जाए 3.5% है लवणता, तो कौन सा लवण सबसे ज्यादा है? तो पूछा जाता है कि कौन सा लवण सबसे ज्यादा पाया जाता है, कौन सा लवण सबसे ज्यादा पाया जाता है? तो देखिए सबसे पहले याद रखिए कि लवणता किस रूप में है। अगर समुद्र में है तो किस रूप में है? तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा लवणता सोडियम क्लोराइड के रूप में होता है। सोडियम क्लोराइड, समझ गया? लगभग 27%, समझ गया? सोडियम क्लोराइड सबसे ज्यादा पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं NaCl, समझ गए? दूसरा याद रखिएगा मैग्नीशियम क्लोराइड होता है। मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड ये होता है 3.7%। तो पहला है सोडियम क्लोराइड, दूसरा है मैग्नीशियम क्लोराइड, और तीसरा अगर आपसे पूछा जाए कि तीसरा क्या होता है, किस रूप में होता है लवण, तो मैग्नीशियम सल्फेट होता है। मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट। तो मैग्नीशियम सल्फेट 1.6% होता है, 1.6%। और चौथे नंबर पे ये कौन सा लवण पाया जाता है? कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। तो कैल्शियम सल्फेट ये कितना परसेंट होता है? तो कैल्शियम सल्फेट होता है 1.2%, 1.2%। तो याद रखिएगा लवणता अगर पूछा जाए कितना है तो 35 ग्राम पर 1000 ग्राम, यानी लगभग 1 लीटर पानी में 35 ग्राम नमक है। तो इसका मतलब परसेंटेज कितना हुआ? तो ये परसेंटेज 3.5% के बराबर होता है, 3.5%। अब मुझे बताइए समुद्र में कहीं लवणता ज्यादा होती है, कहीं लवणता कम होती है ना? तो कहीं लवणता ज्यादा है, कहीं लवणता कम है। अब ये क्यों हो गया मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप मुझे बताइए सपोज कीजिए समुद्र है, बहुत बड़ा क्षेत्र है, सपोज कीजिए यहाँ पे लवणता अगर मैं आपसे कहूं कि 32 ग्राम है, ठीक है, और यहां भी अगर मैं कहूं कि लवणता कितनी है तो 32 ग्राम है, अगर मैं कहूं यहां भी लवणता कितनी है तो 32 ग्राम है। अगर समुद्र में वैसे जगहों को मिला दिया जाए जहां लवणता एक जैसी है, समुद्र में वैसे जगहों को मिला दिया जाए जहां लवणता एक जैसी है, तो इस मिलाने वाले लाइन को हम कहते हैं आइसोहेलाइन। समझे? आइसोहेलाइन। आइसोहेलाइन का मतलब क्या हुआ?
हेलाइन का मतलब क्या हुआ? आइसोहेलाइन का मतलब हुआ समान लवणता वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा। समान लवणता वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इतना लवणता आया कहां से, इतना लवणता आया कहां से, तो सबसे पहले हमने आपको क्या बताया? सोर्स ऑफ सैलिनिटी। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें सोर्स ऑफ सैलिनिटी, यानी लवणता का सोर्स क्या है। यानी पूरे समुद्र में अगर मैं कहूं कि लवणता का सोर्स क्या है, लवणता का स्रोत, तो आइए देखते हैं लवणता का स्रोत क्या है। तो इसको मैं मिटा रहा हूं, इसको फिर से आप मिटा रहा हूं। अब देखिए, ये हो गया आपका समुद्र। तो अब आइए हम आते हैं सोर्स ऑफ सैलिनिटी में। सोर्स ऑफ सैलिनिटी, सोर्स ऑफ सैलिनिटी यानी लवणता का स्रोत क्या क्या है, लवणता का स्रोत क्या क्या है। ठीक है, तो अगर लवणता का स्रोत, तो पहला स्रोत है नदियां। समझ गए? कहां से इतना ज्यादा? तो नदियां स्रोत है, जिसको हम कहते हैं ड्रेनेज, ड्रेनेज सिस्टम। तो मैंने आपको कहा कि लवणता का पहला स्रोत क्या है? नदियां। तो समुद्र में इतना ज्यादा लवण जो बढ़ गया, वो हजारों साल से नदियां गिरते 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 इसमें लवणता को बढ़ा दिया। तो जैसे मैंने आपको कहा कि पहले क्या था? पैंथालासा था। पैंथालासा क्या था? उतना नमकीन नहीं था। धीरे 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 उसकी सैलिनिटी बढ़ गई, क्योंकि चट्टानों से खनिजों को ले जाके वहां डिपॉजिट कर दिया गया। दूसरा होता है ज्वालामुखन की क्रिया। ज्वालामुखन, ज्वालामुखन किसको कहते हैं? तो वॉल्केनिक एक्टिविटी बताया था, वॉल्केनिज्म या वॉल्केनो। तो वॉल्केनिज्म मुझे बताइए ज्यादा कहाँ होता है? समुद्र के अंदर होता है या समुद्र के बाहर होता है? तो जो ज्वालामुखी की क्रिया होती है समुद्र के अंदर ज्यादा होती है। तो ज्वालामुखी जब भी विस्फोट होता है, आप जानते हैं ना कि राख निकलता है, उससे बहुत सारे डस्ट निकलते हैं, बहुत सारी गैसेस निकलती है। तो उसमें बहुत सारी लवण की मात्रा है जो समुद्र में गिरा दी जाती है। तो इसके कारण भी समुद्र में कहा जाता है सैलिनिटी बढ़ जाता है। तीसरा कारण है समुद्र में लवणता बढ़ने का आकाशीय पिंड। आकाशीय पिंड, अब देखिए आकाशीय पिंड किसको कहेंगे? या फिर सेलेस्टियल बॉडी। जैसे क्षुद्र ग्रह का नाम सुना होगा, एस्ट्रॉयड, या फिर उल्का वृष्टि का नाम सुना होगा, मेट्रॉयड्स। तो बहुत सारे ऐसे भी डस्ट होते हैं जो आसमान से समुद्र के क्षेत्रों में गिरते रहते हैं, उल्का वृष्टि करते रहते हैं, और इस आकाशीय पिंडों के चट्टानों से भी सैलिनिटी बढ़ जाती है। उसके बाद विंड डिफ्लेशन। विंड डिफ्लेशन का मतलब क्या हुआ? पवन द्वारा। तो पवन द्वारा क्या हुआ? विंड डिफ्लेशन, विंड डिफ्लेक्शन। तो विंड डिफ्लेक्शन का मतलब पवन अपने साथ बहुत सारे धूल मिट्टी को भी ले जाता है, उड़ाकर ये समुद्री क्षेत्रों में जाके जमा करता रहता है। उसमें भी बहुत सारे मात्रा होती है सॉल्ट की, वो डिपॉजिट होता रहता है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अमित, कमलेश, बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं। डीएसपी, आप लोगों का ज्योग्राफी का जो सिलेबस होगा ये मैं इसी छुट्टी के दौरान, जो होली की छुट्टी है उसमें करवा दूंगा। अमित, तो फिजिकल ज्योग्राफी आपका लगभग समाप्त हो रहा है, जिसमें अभी चैप्टर हैं 2 बचे हुए, समुद्री जलधारा और समुद्री जलधारा और ज्वार भाटा। ये 2 टॉपिक बचे हुए हैं। उसके बाद फिजिकल ज्योग्राफी आपका समाप्त होगा। फिजिकल ज्योग्राफी के बाद हम चले आएंगे इंडियन ज्योग्राफी में। तो इंडियन ज्योग्राफी
समाप्त करने के बाद फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी आपका समाप्त होगा। इस तरह से आपका ज्योग्राफी समाप्त हो जाएगा। तो ये पवन द्वारा विंड डिफ्लेक्शन के थ्रू होता है। इसके अलावा पांचवा जो सोर्स है ये एनिमल्स हैं, समुद्री जीव जंतु। समुद्री जीव जंतु, तो समुद्री जीव जंतु के अंदर भी सॉल्ट की मात्रा उपस्थित होती है, जैसे आपके अंदर भी नमक की मात्रा रिजर्व रहती है। नमक अगर नहीं खाएंगे तब भी आपका शरीर जो है सो कहा जाता है संतुलित नहीं हो पाएगा। इसलिए एनिमल्स में भी सॉल्ट की मात्रा होती है, जो उसके मरने के बाद समुद्र के तल में जमा हो जाता है, उसके पानी में घुल जाता है। तो ये सब सोर्स हैं सैलिनिटी बढ़ाने के। तो सोर्स ऑफ सैलिनिटी में याद रखिएगा, जब भी क्वेश्चन पूछा गया है तो यहाँ पे सबसे बड़ा सोर्स कौन होता है? नदियां होती हैं। तो सबसे बड़ा सोर्स नदियां माना जाता है। अब जरा देखिए, अब सैलिनिटी का जो क्वेश्चंस पूछा जाता है वो मैं आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट, इसको मिटा दूं फिर। अब देखिए, अब अगर मैं आपसे कहूं कि ये है आपकी पृथ्वी, ठीक है, ये है आपकी पृथ्वी। इसमें मैंने बताया था कि ये क्या है? इक्वेटर है। 0 डिग्री क्या है? इक्वेटर है। और मैंने कहा था ये है 23.5 डिग्री, ये है 23.5 डिग्री, ठीक है। तो 23.5 डिग्री ये हो गया, ये हो गया 23.5 डिग्री। इसको आप क्या कहते हैं? कर्क रेखा। इसको क्या कहते हैं? मकर रेखा। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे ज्यादा सैलिनिटी कहाँ पाया जाता है, सबसे ज्यादा सैलिनिटी कहाँ पाया जाता है, रुक जाइए मैं इसको मिटा देता हूं। अब देखिए, मैं सेकेंड पेज पे आता हूं। सेकेंड पेज पे आई, पृथ्वी पे समझिए। पृथ्वी पे ये है पृथ्वी, और ये मैंने आपको क्या कहा था? ये है इक्वेटर। समझ गए? इक्वेटर है ये। और याद होगा मैंने टेम्परेचर और प्रेशर बेल्ट बताया था एक चैप्टर, यानी ताप एवं दबाव मेखला बताया था। टेम्परेचर और प्रेशर बेल्ट में मैंने कहा था 30 से 35 डिग्री नॉर्थ और 30 से 35 डिग्री साउथ। इसको क्या कहते हैं? ये जो बेल्ट है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सब ट्रॉपिकल बेल्ट। इसको हम कहते हैं उपोष्ण मेखला। ये क्या है? सब ट्रॉपिकल या उपोष्ण मेखला कहते हैं। नीचे लिख देता हूं हिंदी में, उपोष्ण मेखला। समझ गए? तो उपोष्ण मेखला कहते हैं 30 से 35 डिग्री, 30 से 35 डिग्री। आपको बताया था कि विश्व में सबसे ज्यादा टेम्परेचर किस क्षेत्र में रिकॉर्ड किया जाता है? तो इसी सब ट्रॉपिकल बेल्ट में रिकॉर्ड किया जाता है। अब आप मुझे बताइए, अगर पृथ्वी में पूछा जाए सबसे ज्यादा सैलिनिटी कहाँ होगा, पृथ्वी में सबसे ज्यादा सैलिनिटी कहाँ होगा, विषुवत रेखा पे होगा या सब ट्रॉपिकल बेल्ट या उपोष्ण मेखला में होगा? यानी इन दोनों लाइन के सहारे होगा या बीच में होगा, यहाँ पे होगा? तो मुझे बताइए सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है, तो आप कहेंगे सर विषुवत रेखा पे होती है। कितने से कितने डिग्री के बीच? तो 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ। बताया था ना, 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ के बीच। 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ के बीच सबसे ज्यादा यहाँ बारिश होती है। तो अब मुझे बताइए, अगर यहाँ पे बारिश होगी तो बारिश का पानी क्या होता है? फ्रेश वाटर होता है। तो यहाँ पे अगर सालों भर बारिश होगी तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे सैलिनिटी को कम कर देगा या ज्यादा कर देगा? जैसे एक गिलास पानी में बहुत ज्यादा नमक हो और फिर उसको 2 गिलास कर दीजिए, उसमें और पानी मिला दीजिए, तो उसकी सैलिनिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो याद रखिएगा, विषुवत रेखा पे कम सैलिनिटी पाया जाता है। इसका मुख्य कारण क्या है? क्योंकि यहाँ बारिश होती है सालों भर। तो पहला पॉइंट लिख लीजिए। पहला पॉइंट आपको क्या लिखना है?
विषुवत रेखा पे सैलिनिटी कम होने का कारण या लवणता कम होने का कारण क्या है? लवणता कम होने का कारण होता है यहाँ पे सालों भर बारिश होती रहती है। दूसरा, अब अगर मैं आपसे कहूं कि सबसे ज्यादा सैलिनिटी कहाँ होगा, तो सब ट्रॉपिकल बेल्ट में होगा, इसके सहारे, समझ गए ना, इसके सहारे सबसे ज्यादा सैलिनिटी पाया जाता है। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए लवणता सबसे ज्यादा कहाँ होती है, तो उपोष्ण मेखला में होती है। 30 से 35 डिग्री नॉर्थ के पास लवणता सबसे ज्यादा पाई जाती है। 30 से 35 डिग्री नॉर्थ के कारण लवणता सबसे ज्यादा पाई जाती है। अब देखिए, तो यहां पे और यहां पे लवणता समुद्र की ज्यादा होगी। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि यहां टेम्परेचर ज्यादा है। यहां पे मैंने आपको क्या बताया था, हाई टेम्परेचर है, यहां भी हाई टेम्परेचर है, और हाई टेम्परेचर के कारण वाष्पीकरण का दर क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा। तो वाष्पीकरण सबसे ज्यादा इस क्षेत्र में होगा, जिसके कारण यहां पे सैलिनिटी बढ़ जाता है। ठीक, तो लिख लीजिए सेकेंड पॉइंट कि लवणता सर्वाधिक उपोष्ण मेखला के सहारे पाई जाती है। हाई सैलिनिटी रिकॉर्डेड अलोंग सब ट्रॉपिकल बेल्ट। ये सारे पॉइंट्स आप लिखते रहिए। अब मुझे बताइए, ध्रुवों के आसपास लवणता ज्यादा होगी या कम होगी? तो ध्रुवों के आसपास लवणता कम होती है। क्यों? क्योंकि वहां पे फ्रेश वाटर मिलते हैं, जैसे ग्लेशियर। ग्लेशियर बहुत बड़ा सोर्स होता है फ्रेश वाटर का, तो वहां पे फ्रेश वाटर समुद्र के पानी में मिलके उसकी सैलिनिटी को क्या करेगा? कम कर देता है। इसलिए याद रखिए, उसमें तीसरा पॉइंट आपको लिखना है, जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं लवणता क्या होती जाती है? कम होती जाती है। लवणता ध्रुवों की तरफ कम होने का कारण क्या है? मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, यानी ग्लेशियर के पिघलने के कारण वहां पे लवणता कम हो जाती है। तो जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाएंगे सैलिनिटी आपकी कम होती चली जाती है। तो देखिए, सैलिनिटी को कौन कौन सा चीज डिसाइड करेगा? सबसे पहले देखिए, सैलिनिटी जो लवणता है, तो सैलिनिटी लवणता सबसे पहला डिसाइडिंग फैक्टर होता है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण, तो जहां पे वाष्पीकरण की दर बहुत ज्यादा होती है वहां लवणता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। समझ गए? वाष्पीकरण ज्यादा कहाँ है? तो सब ट्रॉपिकल बेल्ट में सबसे ज्यादा होता है। दूसरा, दूसरा कहा जाता है जहां अत्यधिक वर्षा, अत्यधिक वर्षा, अत्यधिक वर्षा का मतलब जहां सालों भर अगर वर्षा होगा वहां सैलिनिटी को क्या करेगा? कम कर देगा। तो अत्यधिक वर्षा कहाँ होती है? तो यहां होती है, इस मेखला के चारों तरफ। ये विषुवत रेखीय मेखला है, समझे? तो विषुवत रेखीय मेखला में लवणता कम होने का कारण अत्यधिक वर्षा की मात्रा है। अब मुझे बताएं, तीसरा, नदी जल का आगमन। नदी जल का आगमन, नदी जल का आगमन, नदी जल का आगमन मतलब जहां नदियां गिरती हैं, जहां समुद्र में नदियां गिरेंगी वहां सैलिनिटी बढ़ा देती हैं या घटा देती हैं। तो आप कहेंगे वहां सैलिनिटी घट जाएगा, क्योंकि नदी फ्रेश वाटर है। अगर जहां वो गिरेगा वहां पे सैलिनिटी को क्या करेगा? वो कम करेगा। जैसे आप देखिएगा, गंगा ब्रह्मपुत्र जहां गिरती है बंगाल की खाड़ी में, वहां सैलिनिटी कम कर देती है। मिसिसिपी रिवर, हुआंगहो रिवर, या फिर नाइजर, डैन्यूब रिवर, जहां जिस एरिया में गिरेगी वहां के सैलिनिटी को कम कर देती है। तो आप देखेंगे जिधर नदियां बहुत ज्यादा गिरती हैं, जैसे आप देखेंगे हमारे इंडिया में दो तरफ है, एक बंगाल की खाड़ी है, एक तरफ अरब सागर है। तो ज्यादा नदियां किधर गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में। तो आप जान गए कि बंगाल की खाड़ी में अरब सागर की तुलना में जो सैलिनिटी होगा वो क्या होगा? कम होगा। अरब सागर में सैलिनिटी क्या होगा? ज्यादा होगा। क्योंकि इसका कारण है, क्योंकि अधिकतर नदियां भारत की किधर गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में, और वहां पे सैलिनिटी को क्या करेगी? कम कर देगी। तो जितने भी पॉइंट्स मैं दे रहा हूं उन सबको आप लिखते चलिएगा।
सभी चीजों को नोट करते रहिए आप। अच्छा, इंग्लिश में भी लिखिए। ओके, तो वाष्पीकरण इसका मतलब है इवेपरेशन, ट्रांसपिरेशन या इवेपरेशन। अत्यधिक वर्षा, हैवी रेनफॉल, नदी जल का आगमन, अराइवल्स ऑफ रिवर या अराइवल्स ऑफ फ्रेश वाटर, अराइवल ऑफ रिवर्स लिख सकते हैं। चौथा है पवनों की दिशा। पवनों की दिशा, जैसे तीन पवन मैंने बताया था। पवनों, डायरेक्शन ऑफ विंड, पहला विंड बताया था ट्रेड विंड, बताया था ना, ट्रेड विंड व्यापारिक पवन। दूसरा बताया था कौन सा पवन, वेस्टर्लीज, वेस्टर्लीज यानी पछुआ पवन। तीसरा बताया था पोलर विंड यानी ध्रुवीय पवन। अब मुझे बताइए ये जिस दिशा में जाती है, जैसे मान लीजिए ट्रेड विंड दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती है, तो जिस तरफ जाएगी, जिस तरफ ये जाएगी उस तरफ सैलिनिटी को बढ़ा देती है। इसलिए आप देखेंगे कि जो कॉन्टिनेंट्स का जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट होता है, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट होता है, वहां पे सैलिनिटी ज्यादा हो जाती है वेस्टर्न कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न की तुलना में। तो ये सब जो डायरेक्शन ऑफ विंड है वो भी इफेक्ट करता है कि कहाँ पे सैलिनिटी बढ़ेगी। तो जिस कॉन्टिनेंट ये पवन जिस तरफ जाएगी उसी तरफ धाराओं को ले जाती है, और उसी तरफ धारा जाती है समुद्री जलधारा, जो मैं आगे पढ़ाऊंगा, तो उस तरफ वो सैलिनिटी को बढ़ा देती है। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट। अब अगर मैं पूछूं कि लवणता सबसे ज्यादा कहाँ है, लवणता अगर मैं आपसे कहूं कि पूरे पृथ्वी पे सबसे ज्यादा लवणता कहाँ पाई जाती है, अब देखिए सैलिनिटी कहाँ सबसे ज्यादा है। तो मैक्सिमम सैलिनिटी कहाँ होता है, मैक्सिमम सैलिनिटी सबसे ज्यादा लवणता समुद्र में। तो समुद्र में याद रखिएगा सबसे ज्यादा अ, जो समुद्र है, कौन सा समुद्र है जो सबसे ज्यादा लवणता वाला है, तो याद रखिएगा डेड सी, जिसको हम करते हैं मृत सागर। मृत सागर ये है कहाँ, मृत सागर, तो ये है जॉर्डन और इजराइल के बीच में है। इजराइल, जॉर्डन और इजराइल के बीच में ही पाया जाता है, इसी दोनों के बीच में डेड सी है। यहां जो लवणता है आप देखेंगे डेड सी का 238 ग्राम है पर 1000 ग्राम, 238 ग्राम पर 1000 ग्राम। इसका मतलब क्या हुआ, यानी 1 लीटर पानी में लगभग 250 ग्राम नमक है। इसलिए डेड सी है, क्योंकि इतनी ज्यादा लवणता होगी तो वहां पे कोई भी एनिमल्स नहीं रहता, इसलिए ऐसे जगहों को हम डेड कहते हैं। तो डेड सी है। फिर आप देखेंगे डेड सी के बाद अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा कौन सा समुद्र है जो नमकीन है सबसे ज्यादा, अगर हम समुद्र में बता रहे हैं तो समुद्र का देखिए पहले, तो उसके बाद है रेड सी। रेड सी जिसको हम क्या कहते हैं, लाल सागर। लाल सागर का सैलिनिटी कितना है,
रेड सी आप जानते ही हैं, लाल सागर। तो लाल सागर का जो सैलिनिटी है वो है 41 ग्राम। तो 41 ग्राम पर 1000 ग्राम। तो ये हुआ कितना परसेंट? तो 4.1% इसका सैलिनिटी है रेड सी का। तीसरे नंबर पे देखिए, तीसरे नंबर पे जो सैलिनिटी है ये फारस की खाड़ी का है, नहीं भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी, मेडिटेरियन सी, समझ गए? तो मेडिटेरियन सी किसको कहते हैं? भूमध्य सागर को कहते हैं, भूमध्य सागर। तो भूमध्य सागर का जो सैलिनिटी है वो कितना है? तो ये है 39 ग्राम पर 1000 ग्राम। 1000, इसका मतलब कितना हुआ? 3.9%, 3.9%। चौथे नंबर पे कौन आ गया? तो फारस की खाड़ी, जिसको कहते हैं गल्फ ऑफ पर्सियन, गल्फ ऑफ पर्सियन। तो गल्फ ऑफ पर्सियन जिसको फारस की खाड़ी कहते हैं, फारस की खाड़ी। तो इसका सैलिनिटी कितना है? 38 ग्राम पर 1000 ग्राम। इसका मतलब कितना परसेंट हो गया? 3.8%, 3.8%। ये सब आप लिखते चले जाइएगा, और एक एक चीज जो भी मैं बता रहा हूं उसको नोट्स, उसका नोट बनाते रहिएगा। डीएसपी, समेटिए इसको सब। देखो जरा चश्मा मेरा जल्दी। होगा। अब मुझे बताइए आप कि कॉन्टिनेंट्स कहाँ ज्यादा है? नॉर्थ हेमिस्फीयर में उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीप ज्यादा है या दक्षिणी गोलार्ध में ज्यादा महाद्वीप है? उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा महाद्वीप है या दक्षिणी गोलार्ध में ज्यादा महाद्वीप है? तो आप कहेंगे सर उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीप की संख्या ज्यादा है, स्थल की संख्या ज्यादा है, दक्षिणी गोलार्ध में कम है इसकी मात्रा। तो अगर मैं कहूं कि आइसोहेलाइन लाइन, जो आइसोहेलाइन है या फिर समलवन रेखा है, ये सीधी सीधी कहाँ होंगी और टेढ़ी मेढ़ी कहाँ होंगी? तो उत्तरी गोलार्ध में स्थल और जल भाग दोनों असमान वितरित है, इसलिए वहां पे जो आइसोहेलाइन लाइन होगी वो जिगजैग होगी। और दक्षिणी गोलार्ध में जो आइसोहेलाइन लाइन होगी लगभग एक दूसरे के समानांतर होगी, क्योंकि समुद्र है और समुद्र जैसे ही आएगा तो एक ही तरह का सतह होगा, तो आइसोहेलाइन लाइन एक ही पैरेलल नजर आती हैं। अब उत्तरी गोलार्ध में आप जाएंगे तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? जैसे प्रशांत महासागर है, फिर अटलांटिक महासागर है, तो अटलांटिक महासागर से स्थल की तरफ चले जाएंगे तो फिर वो मुड़ जाती है आइसोहेलाइन लाइन, क्योंकि स्ट्रक्चर जैसा ही चेंज होगा, स्थलाकृति चेंज होगी तो आइसोहेलाइन लाइन या समलवन रेखा भी चेंज हो जाती है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, तो अब जो ये है, ये तो मैंने समुद्र में कहा, ओशियन में या सी में, ये डाटा है या तो ओशियन का या सी का। लेकिन ओवरऑल कहा जाए कि सैलिनिटी सबसे ज्यादा कहाँ है, ओवरऑल सबसे ज्यादा कहाँ है, तो याद रखिएगा वॉन झील है, वॉन लेक। वॉन लेक कहाँ है? वॉन झील कहाँ है? तुर्की में है। वॉन झील तुर्की, तुर्की में है, टर्की, टर्की में है। यहाँ सबसे ज्यादा सैलिनिटी पाई जाती है।
330 ग्राम प्रति 1000 ग्राम, समझ गए। तो ये वॉन झील में सबसे ज्यादा, विश्व में सबसे ज्यादा सैलिनिटी यहीं पे है, यानी वॉन लेक टर्की, यहाँ पे सैलिनिटी सबसे ज्यादा है। फिर सेकेंड नंबर पे आता है डेड सी, समझ गए। डेड सी का नंबर सेकेंड नंबर पे है, लेकिन समुद्र में इसका नंबर सबसे पहले है। तो इसमें 238 ग्राम नमक है और प्रति 1000 ग्राम में। तीसरे नंबर पे आता है ग्रेट सॉल्ट लेक, ग्रेट सॉल्ट, ग्रेट सॉल्ट लेक, ग्रेट सॉल्ट लेक। ग्रेट सॉल्ट लेक कहाँ है? यूएसए। तो यहां पे जो सैलिनिटी है ये है 220 ग्राम पर 1000 ग्राम, ठीक है, ग्रेट सॉल्ट लेक। और उसके बाद है लाल सागर, भूमध्य सागर, फिर फारस की खाड़ी, ठीक है। तो ओवरऑल ये है एक्सप्लेनेशन पूरा, ओवरऑल आप देखेंगे ये। तो ये सब फैक्ट है जो आपको याद करना पड़ेगा। तो ये सैलिनिटी है विश्व में। तो ये एक छोटा सा चैप्टर था जो आज समाप्त हुआ है। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा आपका, ये होगा ओशियनिक कैरेंट, समुद्री जलधाराएं, ठीक है, समुद्री जलधाराएं या फिर ज्वार भाटा। ये दो टॉपिक बचा है फिजिकल ज्योग्राफी का। उसके बाद ओशनोग्राफी समाप्त हो जाएगा, उसके बाद हम इंडियन ज्योग्राफी की शुरुआत करेंगे। तो इंडियन ज्योग्राफी को भी जल्दी जल्दी जो है मैक्सिमम क्लास लेके एग्जाम के पहले आप लोगों का समाप्त कर दिया जाएगा। नोट कीजिए इसको। अब देखिए, अब ये क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, पूछा जा रहा है गौतम के द्वारा कि क्लोज्ड सी किसे कहते हैं? क्लोज्ड सी, बंद सागर किसको कहते हैं? तो बंद सागर किसको कहते हैं, जरा देखिए। बंद सागर आप किसको कहेंगे? तो देखिए, जो समुद्र चारों तरफ से स्थल से घिरा हुआ है, जैसे काला सागर है ना, बंद सागर है। कैस्पियन सागर, इसको क्या कहेंगे? बंद सागर है। तो कहा जाता है चारों तरफ से स्थल से घिरे हुए समुद्र को हम क्या कहते हैं? बंद सागर कहते हैं। ओपन सी और क्लोज्ड सी, दो तरह के सी होते हैं। जैसे ओपन सी किसको कहेंगे? जापान सागर, चारों तरफ से खुला हुआ है, प्रशांत महासागर से लग रहा है। इसी तरह से उत्तरी सागर अटलांटिक महासागर में है, चारों तरफ से अटलांटिक महासागर से लग रहा है। लेकिन बंद सागर का मतलब जैसे डेड सी, जॉर्डन और इजराइल के बीच में है, वो बंद सागर है। समझ गए? तो काला सागर हो, कैस्पियन सागर हो, या फिर डेड सी हो, मृत सागर हो, ये सब बंद सागर का रूप होते हैं। और खुले सागर किसको कहते हैं? तो खुले सागर वो होते हैं जो चारों तरफ से समुद्र से ही, महासागर से ही घिरे होते हैं। जैसे चाइना सी देख लीजिए, जापान सी देख लीजिए। तो जो छोटे सागर हैं वो मैक्सिमम होते हैं जो बंद होते हैं, चारों तरफ से स्थल से घिरे होते हैं। तो समझ में आ गया होगा क्लोज्ड सी क्या है और ये क्या है।
समझ में और कोई क्वेश्चन है तो बताइए, और जल्दी समेटिए, इन सब चीजों को समेटिए। तो गुलशन का ये सवाल था, गुलशन यादव, इसका सवाल था कि भाई बंद सागर कौन से होते हैं। समझ गए गुलशन? बंद सागर, रिप्लाई कीजिए, रिप्लाई कीजिए, समझे या नहीं समझे? देखिए, ये जो मैं मोबाइल पे देख रहा हूँ आप लोगों का स्टेटमेंट्स, ये जो आप लोग मैसेज कर रहे हैं, ये मोबाइल पे देख रहा हूँ, और मेरा आँख थोड़ा सा ठीक नहीं है, इसलिए बहुत छोटा छोटा अक्षर दिखता नहीं है। इसलिए आप लोग ये मत समझिएगा कि मैं देखता नहीं हूँ, पर चश्मा लगा के देखना पड़ता है। और कोई सवाल है? और कोई सवाल है तो पूछिए, पूछिए। देख लेता हूं मैं लैपटॉप पे आप लोगों का सवाल। देखिए, मुझे लैपटॉप पे जाना पड़ता है देखने की आप लोग क्या पूछ रहे हैं। तो हाँ, एक क्लाउड बचा हुआ है, डीएसपी कोई है वो बता रहे हैं, हाँ डीएसपी। तो ये जो है ना, क्लाउड बचा हुआ है, वो मैं बता दूंगा किसी क्लास में। क्लाउड बचा हुआ है, वो मैं बता दूंगा। तो आप लोगों का जो क्वेश्चन है, और कोई कंफ्यूजन है या डाउट है तो पूछिए। कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो पूछ सकते हैं। कोई डाउट है या क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का कोई भी क्वेश्चन है तो पूछिए। कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। देखता हूँ क्या पूछ रहे हैं आप लोग। रंकित चौहान, क्या डाउट है पूछिए। मैं लैपटॉप पे देख रहा हूँ, बताइए क्या डाउट है। मुझे चश्मा लाना पड़ेगा देखने के लिए। बताइए क्या डाउट है। स्वर्णिम प्रभास, कॉन्डेंसेशन में साउंड गायब हो गया था, चलिए उसमें भी बता दूंगा। हाँ, मिसिंग तो हो गया था, तो उसमें बता दूंगा। कॉन्डेंसेशन एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता दूंगा, समझ जाएंगे आप लोग। और कोई डाउट है तो बताइए। क्या डाउट है रंकित?
गुलशन यादव, आर्द्रता क्या है? आर्द्रता ह्यूमिडिटी था, बताया था ना, नमी, नमी की मात्रा। और कंडेंसेशन क्या, मैंने आपको एटमॉस्फेयर में ही बता दिया था क्या। तो एटमॉस्फेयर में क्या बताया था कि आर्द्रता क्या होता है, जैसे ही आप किसी भी स्थल पे या समुद्र पे अगर सूरज की गर्मी देते हैं तो वेपराइजेशन होता है, जैसे ही वेपर बनेगा तो एटमॉस्फेयर में वेपर मिल जाएगा, उसी को नमी कहेंगे। अब इस नमी को या आर्द्रता को, ह्यूमिडिटी को कई तरह से हमने बताया था मेजर करते हैं। एक रिलेटिव ह्यूमिडिटी बताया था, एक एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बताया था। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी फिर से जाके देखिए, एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन, वायुमंडलीय संगठन में इस चीज को मैंने क्लियर किया था, उस वीडियो को फिर से आप देख लीजिए। और कोई? एक ही क्वेश्चन बार बार पूछते हो। तो इसके साथ ही अब आर्द्रता जानने के लिए उसको देख लीजिए, टॉपिक देख लीजिए वहां पे जो मैंने बताया है, वायुमंडलीय संगठन में ह्यूमिडिटी को बताया है, उसमें देख लीजिएगा, नमी को कहते हैं। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात होगी।